हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आपको होम साइंस का फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ाऊंगा। आपके रीना मैम ने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है होम साइंस का फिजियोलॉजी का पार्ट हमारा पढ़ा दीजिए। उनको भी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, वो अपना पार्ट देख रही, तो रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आया हूँ। तो कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए। और पूरा फिजियोलॉजी का पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी पार्ट होगा फिजियोलॉजी का वो हम ही टीचिंग करेंगे। मैं हूँ अजय कुमार मौर्य, अजय कुमार सर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र में एक्चुअली टीचिंग करता हूँ, टोटल इंग्लिश में टीचिंग करता हूँ। कोशिश करूँगा आपको हिंदी में समझाने के लिए, लेकिन आप भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे हमारे इंग्लिश बात को समझने के लिए। हालांकि हर इंग्लिश पॉइंट्स का मैं हिंदी आपको ज़रूर समझाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ भी होगा थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे और मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पर मैं टोटल इंग्लिश में ही टीचिंग करता हूँ, इसलिए हिंदी की जो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, तो लेकिन हिंदी की जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम कंडीशन में ख़त्म हो चुकी है। तो लेकिन समझाने का जो भी मेरा रहेगा वो मैं आपको पूरा हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, या फिर पूरा फिजियोलॉजी में एक कॉमन चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम सिंपल से हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। सो श्वसन तंत्र क्या होता है और ये श्वसन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। श्वसन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे डाइजेशन करते हैं, श्वसन बाद में समझना होता है, लेकिन उससे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे पाचन तंत्र आप लोग बोलते हैं, पाचन तंत्र होता है। तो खाना खाने के बाद, पाचन तंत्र होने के बाद जो भी फूड खाना हमने खाया उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद वो हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में जाने के बाद वो फूड जो हमने अवशोषण किया है, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में गया है उसका अवशोषण किया है, अब उसको तोड़ने के लिए जब तक वो फूड जो हमारा ब्लड में पहुंच गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं उसको, तब तक हमें उससे एनर्जी मिलने वाली नहीं है। तो वहां पर हमें एनर्जी सप्लाई करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, हमें जो फूड अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया है, उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन से मिलता है, श्वसन तंत्र से मिलता है, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, हमने आपको ये पार्ट्स पूरी तरीके से बता दिया है। रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब अगर हम सिंपल से बात करें तो कार्बनिक कंपाउंड्स होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स होता है या कार्बनिक यौगिक होता है। अब वो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, मीन्स दैट उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जब हो जाएगा उसका, तो वो वहां से टूटने के बाद कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर्स निकालेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और ढेर सारा हमें क्या बना के दे देगा, एनर्जी बना के दे देगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब एक हम चार्ट आपको बताते हैं, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट्स में क्या क्या डिस्कस करना। तो एक छोटा सा चार्ट हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन मैं यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि पूरा पार्ट आ जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जिसे आप श्वसन कहते हैं। रेस्पिरेशन को मैं दो पार्ट में इसको दो भागों में इसको मैं बांट लेता हूं, दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है रेस्पिरेशन का, एक हो गया हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक हमारे पास हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात करूं तो एक्सटर्नल मतलब हो तो बाहरी श्वसन, बाह्य श्वसन जो होता है उसे हम एक्सटर्नल, एक्स मतलब होता है बाहर, इन मतलब होता है अंदर, अंदर का जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे, और बाहरी जो श्वसन होता है, बाह्य श्वसन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को मैं यहीं पे छोड़ता हूं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूं इसको,
और क्लासीफाई करता हूं, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अगर और हम बड़े में इसको क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और अदर भागों में इसको बांट देंगे, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारे पास आ जाएगा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आ जाएगा। और हमारे पास दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा गैसेस, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, दो भागों में डिवाइड कर लिया। देखिए एक हो गया ब्रीदिंग हो गया और सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया, दूसरा भाग इसका होगा गैसियस एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि जो हम ऑक्सीजन एयर को अंदर लेके जा रहे हैं और फिर एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी एयर को अंदर लेके जाना और एयर को फिर से बाहर निकाल देना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। एयर को अंदर ले लिया और एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, ब्रीदिंग को अब अंदर लेके जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम एयर को अंदर लेके जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाई उसका भी कुछ नाम होगा, और अगर हम उसको बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर निकालने का भी कुछ नाम होगा। तो सिंपल सा हम नाम क्या बताएंगे कि अगर एयर को अंदर ले जा रहे हैं तो अंदर मतलब क्या हो रहा है? इन हो रहा है, तो इन मतलब हेलेशन, हेल कर रहे हैं, उसको हेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। हेल मतलब होता है अंदर ले जाना, तो क्या हो जाएगा? वो इनहेलेशन हो जाएगा। तो अंदर लेके जाने के प्रोसेस को हम फिर से अगर इसको हम बांट लेते हैं दूसरे भागों में, छोटे छोटे भागों में, तो क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। ये हो जाएगा इनहेलेशन, इनहेलेशन। और फिर इनहेलेशन, एयर को अंदर लेने के बाद हम फिर उसको बाहर भी निकालते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। देखिए कितना कितना सिंपल सा है। आप ऐसे एक बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे ना तो पूरी चीजें आपको आ जाएगा। हमने क्या बताया आपको कि एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जब बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्स मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है, और इनहेलेशन मतलब होता है उसको अंदर लेके आना। अच्छा, एक नाम और मैं आपको बताऊं, इनहेलेशन का एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। जैसे रेस्पिरेशन के बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया, जैसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं या रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसी के बेसिस पर इसको इन अंदर लेके जा रहे हैं तो इंस्पायरेशन बोल देते हैं। इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन है तो बाहर निकाले तो एक्सपायरेशन बोलते हैं। देखिए इसके इतने नाम हो गए। ब्रीदिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनहेलेशन या इसका दूसरा नाम है इंस्पायरेशन, और हमारे पास एक दूसरा इसका जो एक्सहेलेशन है ये हमारे पास हो गया क्या? एक्सपायरेशन। तो ये हमारे पास इतने नेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि इनहेलेशन जब हम लोग करते हैं तो मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों के अनुसार मैंने इसको कोशिश किया है हिंदी में सेट करने के लिए, तो मैं कुछ हिंदी नाम भी यहाँ पर लिख करके दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इनहेलेशन उच्छ्वासन और एक्सहेलेशन प्रवच्छवासन। अब देख लीजिएगा क्या होता है। तो इनहेलेशन जो हमारे पास है, जो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कितना परसेंट कौन कौन से गैसेस को हम अंदर लेके जा रहे थे, या कितना प्रतिशत किस किस गैस को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो कौन से गैस को अंदर लेके जाते हैं ये हमारे इसमें आ जाएगा, और कौन से गैस को हम लोग बाहर निकालते हैं ये हमारा पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इनहेलेशन मतलब इसमें कौन कौन सा गैस बाहर लेके अंदर लेके जा रहे हैं। तो अंदर लेने वाली जो गैस होती है, जैसे आप सिंपल से सोचिए एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, अब एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में, वायुमंडल में जितने भी हमारे पास गैसेस हैं, ये सारे के सारे गैसेस, ऐसा तो नहीं है ना कि एक गैस को हम अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन लेना है तो ऑक्सीजन हमें दिख रहा है और ऑक्सीजन हमारे अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे गैसेस मिक्स है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी गैसेस इसमें मिक्स है। अब जितने भी गैसेस मिक्स हैं तो वो सभी के सभी गैसेस क्या होंगे? हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, और जो जरूरत जिसका होगा, जिस गैस की जरूरत होगी वो गैस हमारे लिए यूज कर लिया जाएगा, और नहीं होगी तो वो गैस एज इट इज जैसा है उसी को उसी के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 मिनट में या ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं,
ठीक है, वो बाद की बात हो गई। तो कौन कौन सी गैस हम कितना प्रतिशत अंदर लेके जाते हैं, कितना प्रतिशत बाहर निकालते हैं, वो फैक्ट हम जरा देख लेते हैं, जिस पर क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। तो यहां मैं चेंज करके दे रहा हूं, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो 78% मैं यहां पे लिखूंगा नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास जाता है नाइट्रोजन। सॉरी, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं। अच्छा, नाइट्रोजन यहां पे मैं लिखता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये मैं लेना होता है, ये होता है 78%, नाइट्रोजन 78% होता है। फिर से नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको ऊपर यहां से बना देता हूं, इस तरीके से दे रहा, इधर फोकस करिए, अभी ये समझ में आ जाएगा। यहां से मुझे लग रहा है अभी सबको दिख रहा होगा। यहां से अगर मैं बोलूं तो नाइट्रोजन अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ये होता है 78%, यानी 78% होता है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CO2, और नाइट्रोजन का जो होता है इसे हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। N2 ये नाइट्रोजन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये जब हम लोग अंदर लेते हैं तो कितना प्रतिशत अंदर जाता है, तो 0.03% से लेकर के, ठीक है, कितना हो सकता है 0.04%, इतना हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। 0.03% यहां से दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको बोल दिया यहां से कि आप नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं यहां नीचे देखता हूं, ये होता है 0.03% से लेकर के 0.04% तक, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर जाता है। मतलब इतना एटमॉस्फेयर में, इतना परसेंटेज में ये कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसे हम लोग O2 से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये जाएगा हमारे बॉडी के अंदर कितना एटमॉस्फेयर में होता है, वैसे 20.9% होता है, तो उसको हम लोग 21 बोलते हैं, तो 21% होता है ये ऑक्सीजन। इतना गैस हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है इंटर करता है, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये जो इनहेलेशन मतलब ये श्वासोच्छ्वासन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, कितना गैस हम शरीर के अंदर लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब लेके गए तो एक्सहेलेशन, उसको क्या करना होगा, वापस भी करना होगा। भाई लिया है, अगर आपको कोई दे रहा है तो उसको वापस करना ही करना है, ठीक है। तो यहां से वापस हम कितना कर रहे हैं वो चीज हम चेक कर लेंगे, इसमें से कौन कौन सा कितना प्रतिशत में बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो इसमें मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ गैसेस, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको स्पेस ना होने के कारण मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ ऊपर लिख दूंगा, कुछ साइड में, कुछ इस साइड में। अगर मैं यहां पे लिखूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2, मैंने एक बार N2 आपको मैंने बता दिया है, N2 नाइट्रोजन होता है, तो समझ जाइएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट N2 ही लिख रहा हूं, तो N2 मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिटर्न कितना होता है, वापस कितना हो जाता है, तो पूरा 78%, यानी 78% जितना हमने लिया है उतना पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो वापस कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूं यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैंने O2 से दिखाया है, तो आप इसको समझिएगा, आपने समझ लीजिएगा O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना प्रतिशत जाएगा, 21% तो हमने लिया है अंदर। अब बाहर कितना निकालेंगे, बाहर निकालेंगे 16.4, या फिर आपको मिल जाएगा, कितना लिखा मिल जाता है अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 16.4%, या फिर आपको लिखा मिल जाएगा 17%, 16.4% और 17%, इतना ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। अब आप इसमें से दोनों में से माइनस कर लीजिए, जो बचेगा उतना हमारे शरीर में रह जाता है, बाकी निकाल दिया जाता है ऑक्सीजन। मेन गैस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, जिसे हमें अंदर रोकना है। लेकिन इसमें से देखिए लेते हम 21% है, लेकिन रह कितना जाता है हमारे बॉडी में, बहुत कम रुकता है। वहां से मैक्सिमम पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, वापस हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है।
बचा हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे देखिए अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 कितना प्रतिशत अंदर लिया है वो आपको दिख रहा है 0.03%, और यहाँ पे 0.04। अच्छा ये दोनों मैंने लिखा है अच्छा इसका मतलब मुझे नहीं लगता, नहीं समझ में आया होगा कि सर आपने यहाँ पे 0.03% या 0.04% क्यों लिखा है। इसका लिखने का मतलब यह है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आज का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे, आज जितना प्रतिशत निकाला जाता है जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें आपको 0.04% मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रदूषण इतना फैल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है, तो उसके वजह से ये इतना लिखा जाता है। तो आप इसलिए मैंने दोनों वैल्यू बता दिया है आपको, ये आपके लिए फैक्ट हो गया, दोनों फैक्ट है, ठीक है। तो जिस बेसिस पर आपका क्वेश्चन रहेगा वैसा आप सॉल्व कर लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना है तो वापस कितना होगा, तो वापस यहां पे हो जाता है 4.4 से लेकर के 4.4%। देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया बहुत कम है और वापस कितना किया, 4 से लेकर के 4.4% तक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर ये इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया, ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से बाहर से नहीं आया है, ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो सेल होता है, जो हमने बताया रेस्पायरेशन पढ़ रहे, श्वसन पढ़ रहे, श्वसन में क्या होता है, कार्बोनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब मतलब किसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बोनिक यौगिक। अब कार्बोनिक यौगिक कौन है, वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो टूटता है, टूटेगा ऑक्सीजन के साथ मिल करके टूटेगा, टूटने के बाद वाटर भी निकालेगा, पानी भी निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है, ठीक है। तो यहां से एक बार आप इसका क्या करिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके आप सब बताइएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम करेक्शन करने के मतलब सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय।